दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्व संग्राम का पार्ट 2। अज्ञात स्थान, अज्ञात काल। सूर्य की जीवनदायी किरणें जो किसी भी जीवित कोशिका को जीव से मानव और मानव से महामानव बना सकती है, लेकिन हर जीवित कोशिका की एक जीवन अवधि होती है जिसके बाद प्रकृति उसका विनाश करके एक नई जीवन कोशिका का सृजन करती है। प्रकृति खुद भी अपने इस नियम को तोड़ नहीं सकती, लेकिन महामानव के हाथ जो शक्ति लगी है उससे महामानव प्रकृति और मौत दोनों के नियमों को मात देगा। महामानव का प्रचंड मानसिक वारिस उल्का को धरती तक पहुंचने से पहले ही धूल बनाकर बिखेर देगा। यह कैसे संभव है? महामानव के मानसिक वार से कैसे बच गई ये उल्का? नहीं, ये उल्का नहीं है। मेरे मानसिक वार ने उल्का रूपी आवरण को नष्ट कर दिया है। यह तो उल्का के भीतर कैद कोई पिंड है जो कि तेजी से धरती से टकराने आ रहा है। मेरे मानसिक वार से उल्का रूपी आवरण नष्ट हो गया है और अब यह पिंड इतना शक्तिशाली नहीं कि धरती को नुकसान पहुंचा सके। धरती से टकरा कर यह पिंड खुद ही नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरी मानसिक शक्ति इसका भी वही हाल करेगी जो उल्का का किया है। पिछले वार से भी अत्यंत भीषण मानसिक वार करूंगा इस पिंड पर। इस पूरे ब्रह्मांड में तुझसे बड़ा आत्मघाती कोई दूसरा नहीं होगा जंतु। अगर उस उल्का रूपी कैद के साथ हम इस ग्रह से टकराते तो हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदैव के लिए मिट जाता। लेकिन अब हरू, तेरा और इस ग्रह का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदा के लिए मिटा देंगे। बहुत चला चुके देवता अपनी, अब ब्रह्मांड में होगी सिर्फ हरुओं की सृष्टि। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। आत्मशक्ति। युगम धरित्रयः। युग श्रेष्ठ के अंधरों पर यह चंचल मुस्कान। अवश्य ही कोई प्राणी किसी घोर संकट में है। यह तो मुझ पर आक्षेप है अवधि। मैं तो मूक दर्शक मात्र हूँ। यदि इस ब्रह्मांड की कोई भी शह यह दावा करती है कि उससे बड़ी आत्मशक्ति ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं, तो समय का प्रतिपालक होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि मैं उसे अपनी बात सिद्ध करने का अवसर प्रदान करूं। किसी अलग समय में, किसी अलग स्थान पर दो ऐसी शक्तियां जो खुद को सर्वोपरि सिद्ध करना चाहती है, आमने सामने है। अब यह देखना रोमांचक होगा कि इनमें से कौन किस पर भारी पड़ता है। जैसे यह देखना भी अत्यंत रोमांचकारी है कि इन दो महानायकों में कौन खुद पर पहले जीत प्राप्त करता है। खुद से लड़ना इतना मुश्किल होता है, कभी सोचा नहीं था। जल्दी कुछ करना होगा। मेरी सारी दुनिया दांव पर लगी हुई है, लेकिन लगता है हार निश्चित है। एक परमाणु से जितना मुश्किल है, मैं 5 के सामने कब तक टिक पाऊंगा? जब तक इस जिस्म में जान का आखिरी कतरा है, तब तक मैं अपने युग, अपने संसार, अपने साथियों को निराश नहीं करूंगा। ध्रुव ने मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रतियोगिता में सबसे पहले उतारा है। मैं उसके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। टूटेगा। यह विश्वास भी तेरी हड्डियों के साथ ही टूटेगा, जैसे तेरी दोस्त नीलिमा का विश्वास टूटा था। याद है ना, तेरी आंखों के सामने ही उन हत्यारों ने गोली मारी थी उसे। यह क्या, मेरी आंखों के आगे नीलिमा की हत्या की दृश्य नाच रहे हैं। नीलिमा की मौत ने ही मेरी जिंदगी में वह तूफान खड़ा किया था जिसने 14 वर्षीय मास्टर विनय कुमार को अंडरमैन परमाणु बना दिया था। दोस्तों, इसको ज़्यादा जानने के लिए आपको परमाणु के ओरिजिन की कॉमिक पढ़नी होगी। उसकी वह कातर आंखें तब तक तुझे चैन से सोने नहीं देती है। याद कर विनय, याद कर उन आंखों को। वह मरते वक्त भी अपने हत्यारों को नहीं तुझे देख रही थी। तेरी दोस्त थी वो, तेरा पहला प्यार थी नीलिमा। कैसे मरने दिया तूने उसको? तू एक कमज़ोर और हारा हुआ इंसान है विनय। तेरी बाहों में नीलिमा ने दम तोड़ा। उस मासूम को बचा नहीं पाया तू। नहीं, यह सच नहीं है। मैंने नीलिमा के हत्यारे को सजा दी थी। तेरे पिता इंस्पेक्टर शांता कुमार को भी उस हत्यारे ने तेरे सामने मौत के घाट उतारा था। तू उन्हें भी बचा न सका। नीलिमा की तरह तेरे पिता ने भी तेरी बाहों में दम तोड़ा। उफ,
बरसों से जिन जख्मों को अपने सीने में दबाए हुए था, आज मेरे यह वजूद की ही हरा कर गया उनको। आज मेरा वजूद ही हरा कर गया उनको। यह क्या हो रहा है? परमाणु प्रतिरूपों की गिनती बढ़ती जा रही है। परमाणु अचानक इतनी तेज में क्यों आ गया? परमाणु के चेहरे के भावों से लगता है कि उसके दिमाग में भीषण उथल पुथल मची हुई है। ये प्रतिरूप परमाणु के दिमाग से खेल रहे हैं। तुमने युगम की बात पर गौर किया था? जीतेगा वही जो जीतेगा अपने मन का अंतर्द्वंद। ये परमाणु के ही मनोभाव हैं जो कि उसे प्रतिरूप के रूप में निकलकर उस पर हावी हो रहे हैं। ये परमाणु के हिडन इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं। हम परमाणु को उसके कॉस्ट्यूम तक ही जानते हैं, लेकिन ये प्रतिरूप उस इंसान को जानते हैं जो इंस्पेक्टर कॉस्ट्यूम के पीछे है। ये प्रतिरूप उस इंसान के डर, उसकी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें ही ट्रिगर कर रहे हैं। ये परमाणु के अंतर्मन की दमित भावनाओं को उसके सामने ला रहे हैं। जितना यह भावनाएं परमाणु पर हावी होगी, उतना ही इन प्रतिरूप परमाणुओं की शक्ति और संख्या बढ़ती जाएगी। प्रचंडा का भी यही हाल है। हार मान ले माटी के पुतले, तू हमें कभी परास्त नहीं कर सकता। नहीं, अपने युग, अपनी पृथ्वी, अपने लोगों का विश्वास के हारने नहीं देगा प्रचंडा। तेरा युग, तेरी धरती, तेरे लोग, हा हा हा। इंसानों के साथ रहते रहते तू भूल गया कि तू इंसान नहीं, सिर्फ एक माटी का पुतला है। पंच महाभूतों द्वारा गढ़ा हुआ एक पुतला। फिर भला तेरे भीतर मानवीय भावना कब से उत्पन्न होने लगी? मूर्ख है तू। तेरी जननी को ही तुझसे कोई मोह नहीं, फिर तू क्यों संसार के मोह में पड़ा है? मिथ्या बोल रहे हो तुम। मानव का सृजन भी महाभूतों ने उसी प्रकार किया है जैसा मेरा सृजन हुआ है। असत्य है। माता पुथा का पुत्र हूँ मैं। अपनी माटी से मुझे गढ़ा है मेरी माता ने। आकाश देव ने सदैव गौरव से ऊंचा रहने वाला मस्तक दिया है मुझे। जल देव ने पेड़ दिए और अग्निदेव ने शक्ति से फड़कती भुजाएं प्रदान की है। कौन कहता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं? स्वयं वायुदेव ने मेरी प्राण फूके हैं मुझ में। पिता हैं वे मेरे। फिर मातृत्व स्नेह के लिए तेरा हृदय क्यों भटकता रहता है? क्यों प्रत्येक रात्रि वह स्वप्न तुझे सोने नहीं देता जिसमें एक स्त्री अपने अबोध शिशु को गंगा की प्रचंड लपलपाती लहरों के हवाले कर रही है? उफ, मेरी आंखों के सामने वही स्वप्न उभर रहा है जिसने मेरा इंसानों के मध्य रहना दुबार कर दिया है। कौन है यह स्त्री जो अपने इस अबोध बालक को इन हत्याई लहरों के सहर्ष ग्रास बना रही है? क्या इसका ममतामयी हृदय पाषाण हो चुका है? अपनी संतान के प्राणों को आखिर किस पर न्यौछावर कर रही है? और मुझे सदैव नजर आने वाले स्वप्न में ऐसा क्यों प्रतीत है कि इस स्त्री का मुझसे अवश्य ही कोई घनिष्ठ भावनात्मक संबंध है? उस स्त्री के नेत्रों में आंसू और मुखमंडल पर घोर पीड़ा बता रहे हैं कि यह कृत्य उसके लिए कितना हृदय विदारक है। उफ, अब और सहन नहीं कर सकता मैं इस सपने को। तुझे सहन करना होगा प्रचंडा, और तुझे यह भी स्वीकारना होगा कि यह स्त्री तेरी जननी है जिसने स्वयं तेरे प्राण हर लिए हैं। प्रचंडा पर प्रतिरूप प्रचंडा बुरी तरह हावी हो रहे हैं। परमाणु और प्रचंडा दोनों ही अपनी आंतरिक भावनाओं से जूझ रहे हैं। देखना यह है कि इनमें से कौन खुद पर पहले विजय प्राप्त करता है। याद कर विनय, याद कर कैसे तेरे घर में घुसकर हत्यारे ने तेरी माँ को गोली मारी थी। जो इंसान अपने माता पिता की रक्षा न कर सका, वो अपने युग की रक्षा क्या करेगा? बस करो अब, बस। और तेरे भाई, उसे तो तूने खुद मारा था ना। अपनी मरती हुई माँ को दिया हुआ वादा भूल गया तू? तू एक हारा हुआ नाकारा इंसान है विनय, स्वीकार कर यह बात। तुझे हमारे ही हाथों मर जाना चाहिए, तू इसी लायक है। थू है तुझ पर विनय, थू है तुझ पर। आज वर्षों से अपने आप से जो जंग में लड़ रहा था वह हार गया मैं। यह सही है, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। फिर माता ने मेरी परित्याग कर दिया, फिर मेरा जीवन किस काम का? मैं अनिच्छित और अयोग्य हूँ, मेरा मर जाना ही उचित होगा। ये दोनों हार मान रहे हैं। ऐसे कैसे हार मान ले कि यह हरा पीला टिड्डा
अबे तू परमाणु है परमाणु, तूने बड़े बड़े के नाक में दम किया है, मर्दों का मर्द है तू। उठ और इन सब को बता दे कि इनमें और तुझ में यही फर्क है कि ये सब मिलकर भी तेरी छाया मात्र है। उठ प्रचंडा उठ, पंच महाभूतों की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है तू, इस तरह नहीं हार सकता। वीरों का वीर है तू प्रचंडा, खुद से यूं नहीं परास्त हो सकता। काल के प्रत्येक घटना की साक्षी काल मूर्तियां भी हृदय थामे यह दृश्य देख रही है। युग श्रेष्ठ, कुछ क्षण पूर्व तक कालरण इनके कौतूहल और उन्माद से गुंजायमान था, अब मरघट सा शांत है। क्या यह स्पर्धा दोनों महानायकों की पराजय के निनाद पर समाप्त होगी? युगम धरित्र असह्य। स्वयं से पराजित कमजोर इंसान होते हैं अवधि। ईर्ष्या, ग्लानि, आत्महीनता, आत्म प्रशंसा आदि ही वे प्रतिरूप है जो मनुष्य पर सदैव हावी रहते हैं। जो मनुष्य इन पर विजय प्राप्त करता है वही महानायक होता है, सुपर हीरो होता है। यह देखना दिलचस्प होगा, जो किसी से नहीं हारते क्या वो खुद से जीत सकते हैं? सब कुछ खत्म हो गया। पापा, माँ, विजय, नीलिमा, सभी का दोषी हूँ मैं। तू सबसे बड़ा दोषी अपने मामा प्रोफेसर कमलकांत का है। तेरे मामा ने तुझे नया जीवन दिया, तुझे एक कमजोर हारे हुए नवयुग से वंडरमैन परमाणु बनाया, पर तूने क्या किया? उन्हें एक गुनहगार का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। मेरे मामा, कैसे भूल गया मैं, जब भगवान ने छोड़ दिया था तब भी मेरे मामा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इसे हार नहीं सकता। यह तो मेरे मामा का, परमाणु के रचयिता का अपमान होगा। सॉरी गाइस, मरना कैंसिल। तेरा जीना मरना तेरे नहीं हमारे हाथ में, तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। परमाणु का कण कण प्रोफेसर का ऋणी है और हमेशा रहेगा, जैसे मेरे मामा मुझ पर विश्वास था और हमेशा रहेगा। मुझ पर विश्वास था और हमेशा। मैं अपने आप से नहीं हार सकता, क्योंकि मेरे मामा ने मुझे हारना नहीं जीतना सिखाया है। मैं खुद से जीतूंगा, क्योंकि मुझे अपने मामा को वापस लाना है, उन्हें वापस परमाणु की जान बनाना है। अपने कानों में मुझे फिर से प्रोबोट की मशीनी आवाज़ नहीं, प्रोफेसर की सच्चाई और विश्वास से गूंजती आवाज़ सुननी है। यह तो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि यह वंडरमैन है। शक्ति परमाणु जैसा कोई नहीं हो सकता। 6416, 6417। मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेसर को अपराध के गुमनाम अंधेरे से वापस लाना है, उनकी असली जगह पर, उनकी प्रयोगशाला में और मेरे दिल में। अलविदा दोस्तों। और इसके साथ ही सर्वनायक प्रतियोगिताओं में प्रथम प्रतियोगिता के विजेता हैं वंडरमैन परमाणु। हुर्रे परमाणु परमाणु। ग्रेशियस विक्ट्री परमाणु। अपने अंतर्द्वत से तो प्रचंडा को भी जीतना पड़ेगा। प्रचंडा का क्या? पंच तत्वों की सम्मिलित शक्ति तेरी लीला समाप्त करने वाली है। तेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसे तू अपने अंतिम क्षणों में याद कर सके। मेरे जीवन के अंतिम क्षण, हाँ, कोई ऐसा नहीं है मेरे पास जिसे मैं याद कर सकूं। पर यह क्या, यह किसका उभर रहा है मेरे मस्तिष्क में? अलविदा मेरे पुत्र, तुझे गंगा की अविरल लहरों की गोद में सौंपा है मैंने। पवन देव के वायु हिंडोल इन लहरों को दिशा देकर ले जाएंगे तुझे उस जगह जहाँ दूर डूबते क्षितिज पर सूरज की अग्नि का ताप संवारेगा तुझे। जब धरती तेरे कोपलों की शक्ति के विशाल दरख्त में डोलेगी और यह नभ तेरी सहनशीलता का सार होगा। हाँ, ये पंच महाभूत ऋणी है तेरी इस माँ के। एक दिन मेरा पुत्र वापस सौंपना है इन्हें, यही गंगा के इस तीर पर, जहाँ अब भी तेरे शेषव की किलकारी लहरों के वेग से अधिक गुंजायमान है। यहाँ अब भी तेरी माँ खड़ी है तेरी प्रतीक्षा में। मेरा पुत्र, मेरा लाल आएगा, यह मेरा विश्वास है कि तू वापस आएगा। माँ, मेरे अंतिम क्षणों में मेरी माता की इन भावनाओं को मुझ तक संप्रेषित होने
का तो सिर्फ एक ही तात्पर्य हो सकता है कि तुम सब गलत थे। मेरी माता मुझसे अगाध प्रेम करती है, वे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी माता के पास जाना है मुझे। तुम सबसे नहीं हारूंगा मैं। अपने दल को पराजय का मुख दिखाने का दोषी हूँ मैं। पराजय के मापदंड सबके लिए भिन्न होते हैं प्रचंडा। आपने स्वयं पर विजय प्राप्त की है। आप भी उतने ही उत्कृष्ट महानायक है जितने कि वंडरमैन परमाणु। जहाँ तक प्रतियोगिता का प्रश्न है, किसी एक को दूसरे से अग्रणी रहना ही था। मौके अभी और शेष हैं, प्रतीक्षा करें। अब आप दोनों अपने अपने दल कक्ष में लौटे। कमाल कर दिया वंडरमैन, आखिरकार तुमने ध्रुव के विश्वास को सही साबित कर दिया। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। वाकई इस प्रतियोगिता को परमाणु के अतिरिक्त कोई नहीं जीत सकता था। वह सब तो ठीक है, पर ये डोगा और भेड़िया पसीने से तर क्यों और हाफ क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति में दोनों भी पार्ट टाइम प्रतियोगिता चला रहे थे। हा हा हा। तुमने कहा था ध्रुव कि इस प्रतियोगिता के खत्म होने पर पता चल जाएगा कि तुमने चयन प्रतियोगिता में नागराज का ध्यान भंग कर उसे क्यों हरवाया। यह युगम बहुत ही चालाक है, कोई भी बात सीधी नहीं करता। इसने चयन प्रतियोगिता की बात इस तरह से हमारे सामने रखी कि हमें लगे कि जो पहले अपने प्रतिभागी चुनने का अधिकार जीतेगा, गेम में उसका पलड़ा भारी रहेगा। काल मूर्तियों ने हम सभी सुपर हीरोज की पावर से अवगत कराया था। अगर हम हीरोज की पावर जानते हैं तो उनकी कमजोरियां का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बस यही बात मुझे स्ट्राइक कर गई कि अगर हम पूर्व काल वालों को उनके प्रतिभागी पहले उतारने देते हैं तो हम उनके अगेंस्ट ऐसे प्रतिभागी भेज सकते हैं जिनकी शक्तियाँ उनकी शक्तियाँ की काट हो। जैसे प्रचंडा की पंच तत्व शक्तियों से वही जीत सकता था जिसकी शक्तियाँ पंच तत्वों का आधार हो, यानी परमाणु। बस मैंने कोशिश करके चयन प्रतियोगिता में एक मानसिक व्यवधान डाला जिससे नागराज एक पल को ठिठका और भोकाल ने वो बाजी जीत ली। धत्त तेरी की, यह तो हमने सोचा ही नहीं कि यह क्रिकेट मैच नहीं है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ब्राइट होंगे। हमें पूर्व काल वालों को कम नहीं आंकना चाहिए। अपने प्रतिभागी पहले उतारने के बावजूद वो जीतने की पूरी कुव्वत रखते हैं और इस हार के बाद तो वो जान लड़ा देंगे। देखने वाली बात यह है कि वे मैदान में अगला खिलाड़ी कौन सा उतारते हैं। अब समझ में आया मूर्खों कि मैं अपने दल का बुरा नहीं बल्कि भला चाह रहा था, इसलिए भोकाल की पराजय की कामना कर रहा था। युगम की घुमावदार बातों के जाल में फंस गए हम, जिसका यह परिणाम है। युगम वही कर रहा है जो उसका कर्तव्य है। और मत भूलिए महानायकों की पंच महाभूत धारक प्रचंडा ने विजय प्राप्त करने हेतु अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया था। बेशक प्रचंडा बधाई का पात्र है, पूर्व काल का सम्मान है प्रचंडा। आप सबका स्नेह सर आंखों पर मित्रों। पूर्व काल के वीरों, अब समय हो चुका है आप अपने अगले प्रतिभागी के नाम की घोषणा करें। ओह, क्या कहते हो शुक्राल, किसे उतार जाए मैदान में? तिलस्मी देव को। पश्चात काल के महानायकों में किसी के पास भी तिलस्मी शक्तियों की काट नहीं है। मैं तैयार हूँ। युगम, हम अगले प्रतिभागी के रूप में तिलस्मी देव को उतार रहे हैं। पूर्व काल वाले तिलस्मी देव को उतार रहे हैं, क्या कहते हो ध्रुव? तिलस्मी देव की शख्सियत और शक्तियाँ दोनों ही काफ़ी रहस्यमयी है। काल मूर्तियों ने तिलस्मी देव की सबसे संक्षिप्त जानकारी दी थी। फिर मुझे लगता है कि तिलस्मी शक्तियों के सामने दैवीय शक्ति भी टिक सकती है। आप लोग क्या कहते हैं साथियों? हम सभी ध्रुव से सहमत हैं। सर्वनायक प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होने को है। पूर्व काल से तिलस्मी देव और पश्चात काल से देवी शक्ति अपनी प्रथम स्पर्धा के लिए पूर्णतः तैयार हैं, परंतु उससे पूर्व समय है आप सबको एक कथा सुनाने का। भला यह समय की बर्बादी क्यों, सीधे प्रतियोगिता आरंभ क्यों नहीं करते? धैर्य रखे देवी शक्ति, इस कथा का औचित्य भी समझ आ जाएगा।
कथा आरंभ होती है द्वापर युग में नागलोक के सम्राट नागदेव से। अत्यंत पराक्रमी, बलशाली, तेजस्वी किंतु अहंकारी सम्राट नागदेव। नागदेव का हृदय शातुल्य नगरी के राजा शातिल्य की अभूतपूर्व सुंदरी कन्या राजकुमारी महक पर इस कदर मोहित हुआ कि वो राजकुमारी के स्वयंवर में जा पहुंचा। देवता, असुर, गंधर्व, मानव, पशु मानव इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व सर्वयोग्य वर तुमसे विवाह करने को लालायित है पुत्री। इनमें से जिसे भी तुम चुनोगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयं देवताओं के राजा देवराज इंद्र से योग्य वर भला कौन होगा तुम्हारे लिए राजकुमारी महक? असुर राज सुर्रा को ही चुनना राजकुमारी। मैं हूँ राजकुमारी के लिए सबसे योग्य वर। नहीं, मैं हूँ सबसे योग्य। स्वयं को योग्य सिद्ध करने में तुले हुए वे भंवरे कहाँ जानते थे कि उस महक को अपना बनाने का जुनून पाले एक सोया तूफान बनकर उन्हें उड़ान देने वाला था। ठहरो, देवता, गंधर्व, असुर, पशु मानव, जब सबको इस स्वयंवर में आमंत्रित किया गया तो नागलोक सम्राट को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? घोर अपमान है यह हमारा। अब तुम्हारी पुत्री यह वरमाला नागलोक के सम्राट नागदेव के ही गले में पहनाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं सर्व संग्राम के तीसरे भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।